हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, दिन भर की खबर में सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित परमाणु सुविधा में परमाणु दुर्घटना के बाद कुछ लोगों को उल्टी और अन्य बीमारियों की शिकायत के कारण डीजी खान के अस्पतालों में करवाया गया भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको क्या कहीं परमाणु बम में तो नहीं हुआ ये हमला। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर दोस्तों, सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास सबसे बड़ा धमाका कौन हो सकता है, इसके पीछे सबसे पहले आपको बताएंगे और बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भगवान बनकर पहुंचे आईटीबीपी के जवान, 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 68 लोगों की बचाई जान। आखिर कैसे दोस्तों और कहां। साथ ही साथ बताएंगे जहां चाबहार पर साथ आए भारत और ईरान, जल्द होगा सबसे बड़ा ऐलान, अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर बताएंगे जहां पर राजस्थान में जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ा कारण, एक से एक खबरें बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने देश का, भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका। टीटीपी आतंकी हमले की दे रहा था धमकी, लेकिन आपको बता दे पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित परमाणु सुविधा में परमाणु दुर्घटना के बाद कुछ लोगों को उल्टी और अन्य बीमारियों की शिकायत के कारण डीजी खान के अस्पतालों में करवाया गया है भर्ती। इसको लेकर सबसे बड़े कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पाक सेना द्वारा संचालित परमाणु सुविधा में कहीं ना कहीं परमाणु अटैक की ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है। जी हाँ, अन्य बीमारियों की भी पुष्टि की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ललाट टवल की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी इलाके में स्थित डेरा गाजी खान जिले में भयानक विस्फोट की सूचना मिली। कहा यह जा रहा कि यह विस्फोट परमाणु ऊर्जा विभाग के पास हुआ है, लेकिन अभी तक इस विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये एग्जैक्ट विस्फोट कहाँ हुआ है और किसने करवाया है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से बीमारियां निकलकर सामने आई है और लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परमाणु से जुड़ी भी बात हो सकती है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान इस मुद्दे पर कुछ छुपा रहा है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट का प्रभाव घटना स्थल से लगभग 50 किलोमीटर दूर महसूस किया गया है। हताहतों की संख्या का तत्काल पता नहीं चल पाया है। डेरा गाजी में यूरेनियम अन्वेषण सुविधा है, यानी कि इस जगह पर यूरेनियम की पिसाई और खनन का काम होता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ यूरेनियम का प्लांट भी लगा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी रखती है। इससे पहले टीटीपी ने एक धमकी दी थी कि वो गाड़ियों में विस्फोटक भरकर इस परमाणु ठिकाने को उड़ा देगा। हालांकि इस बीच सुरक्षा बलों, सीपीसी और एलईए ने डेरा गाजी खान शहर में किसी भी विस्फोट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर ऐसा कोई विस्फोट हुआ ही नहीं, सभी रणनीतिक सुविधाएं और नागरिक बुनियादी ढांचे सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, जो 50 किलोमीटर इस विस्फोट को महसूस किया गया होगा, 50 किलोमीटर तो काफी दूर हो गया और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आक्रमण, बहुत बड़ा हमला था पाकिस्तान पर। ये किसने करवाया इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है दोस्तों। और वाकई में क्या ये अटैक खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तानी लोगों के लिए, ये बताना भी मुश्किल है दोस्तों। लेकिन जो खबरें आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी एक बयान जारी किया और मिसाइल परीक्षण के लिए पाकिस्तान सेना द्वारा कबायली इलाकों को खाली कराने के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। जनजातीय क्षेत्रों में डेरा गाजी खान, पौसा, राजनपुर, बलूचिस्तान के क्षेत्र भी शामिल है। जी हाँ, अब इस पर जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी लग रही हैं पाकिस्तान की तरफ से जो इस मामले में छुपाई जा रही है, क्योंकि लगातार वहां पर एम्बुलेंस, लगातार अग्निशमन यंत्र की गाड़ियां दिखाई दी हैं दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा और चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही सबसे पहले इस पर कोई भी बड़ी जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भगवान बनकर पहुंचे आईटीबीपी के अपने जवान, 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 68 लोगों की बचाई जान। बता दे, उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से आई भयानक बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के 3 दिन बाद इसके जल प्रवाह वाले निचले इलाकों में मिले शवों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। मृतकों में सेना के साथ जवान भी शामिल है। अभी भी करीब 143 लोग लापता हैं, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन
प्रशासन और सेना की ओर से इलाके में बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव अभियान में आईटीबीपी जवानों ने मुश्किल समय लोगों को बचाने के लिए हर प्रयास किए हैं। बीते 3 दिनों से करीब 2413 लोगों को बचा लिया गया है और वे राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं बचाए हुए लोगों में 68 लोग ऐसे भी हैं जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए थे, लेकिन उनके लिए आईटीबीपी के जवान भगवान के रूप में सामने आए। इतनी ऊंचाई पर फंसे लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से उत्तरी सिक्किम से कट गया था। इन लोगों को बचाने के लिए आईटीबीपी की बचाव टीम ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में जवानों ने सभी 68 के 68 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके अलावा आईटीबीपी ने बताया कि एक अन्य बचाव अभियान में तीस्ता पावर प्रोजेक्ट चुंगथम के 6 अधिकारियों को भी सुरक्षित बचाया गया। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय जवानों को इस अहम सामर्थ्य के लिए दोस्तों थैंक यू आईटीबीपी आर्मी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चाबहार पर साथ आए भारत और ईरान, जल्द होगा बड़ा ऐलान। अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। जी हां, भारत और ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिए प्रस्तावित 10 वर्षीय समझौते पर मतभेदों को और कम कर दिया है। इस समझौते पर दोनों देशों की राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष हाल के महीनों में रुपया वोस्ट्रो खाते को रिचार्ज करने के तरीके भी तलाश रहे हैं। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को बड़ा बूस्ट मिलने की भी उम्मीद है। इस समझौते से चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत से चावल, चाय और फार्मास्यूटिकल जैसी वस्तुओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। चाबहार को पाकिस्तान में चीनी पैसों से बनाए जा रहे ग्वादर बंदरगाह की काट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ये समझौता हो जाता है तो ग्वादर की अहमियत काफी कम हो जाएगी। चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक समझौता मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार से संबंधित एक क्लाज पर मतभेद के अलावा कुछ अन्य मुद्दों के कारण रुका हुआ है। अब सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के प्रमुख मुद्दों पर अंतर को कम कर लिया गया है और अन्य मामलों में प्रगति की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा में बुरी तरह बदनाम हुए पीएम ट्रूडो, भद्दी गालियां देते हुए शख्स ने हाथ मिलाने से कर दिया इनकार। बताते जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ भारत के साथ अपने संबंधों में खटास पैदा किया है, बल्कि उन्हें अपने ही देश के नागरिकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। समर्थकों के साथ बातचीत के दौरान एक नाराज कनाडाई व्यक्ति से उनका सामना होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आदमी ट्रूडो को गालियां देते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में गाली देने वाला शख्स ट्रूडो पर कनाडाई नागरिकों का पैसा यूक्रेन को भेजने का भी आरोप लगा रहा है। जवाब में ट्रूडो इसे प्रोपेगेंडा कहे वहां से निकल जाते हैं। जी हां, वीडियो की शुरुआत में दिखाई देता है कि पीएम ट्रूडो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उनसे मिलने आए लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो एक बच्चे से भी बात करते हैं। कुछ ही देर में ट्रूडो वहां मौजूद एक इंसान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हालांकि वो शख्स उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। वो नाराजगी भरे स्वर में पीएम ट्रूडो से कहता है, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला रहा हूँ भाई, तुम एक बकवास आदमी हो। ट्रूडो उस व्यक्ति के आचरण से आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उससे उसकी कड़ी प्रतिक्रिया का कारण पूछते हैं, जिसके जवाब में वो कहता है, तुमने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बड़ा दावा, कनाडा ने भारत से अपने राजनयिकों को कुआलालंपुर या सिंगापुर भेजा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हुए विवाद के बीच भारत में काम कर रहे अपने ज्यादातर राजनयिकों को कुआलालंपुर या सिंगापुर भेज दिया है। भारत ने कनाडा को नई दिल्ली में काम कर रहे अपने राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए 10 अक्टूबर की समय सीमा दी है, जिसके बाद कनाडा ने यह कदम उठाया है। कनाडा के एक निजी टेलीविजन नेटवर्क सीसीटीवी न्यूज की यह रिपोर्ट तब आई है जब भारत ने इस सप्ताह की शुरुआत में कनाडा से अपने दूतावासों में काम कर रहे कई राजनयिकों की संख्या कम करने के लिए कहा था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें अगली बड़ी खबर, जहां रिपोर्ट में बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर, यूएई सरकार ने पीओजेके और पाकिस्तान के कई शहरों के निवासियों को यात्रा वीजा जारी करना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं अपने माध्यम से, जहां पर ओसिंड अद्यतन का ट्वीट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें क्लियर लिखा है कि रिसेंट न्यूज रिपोर्ट्स क्लेम दैट यूएई गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड इशूइंग विजिट वीजास टू रेजिडेंट ऑफ सिटीज सच एज कोहैट, अबोटाबाद, मुजफ्फराबाद, शकार्दुल, लरकाना एंड डीजी खान अमंग अदर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये क्लियर हो चुकी है इस रिपोर्ट से कि यूएई सरकार ने पीओजेके और पाकिस्तान के कई शहरों के निवासियों को यात्रा वीजा जारी करना बंद कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान पर पहली बार यूएई की तरफ से ये सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है, और अगर ये वाकई में इन शहरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है यूएई की तरफ से, तो दोस्तों पाकिस्तान की अब खैर नहीं आने वाले
समय में हो सकता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर तंजानिया के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचे सेना प्रमुख जनरल पांडे, भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल से मिले। जी हां, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी तंजानिया के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इडुलुटी का दौरा किया। यहां उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल कमांडेंट एस.जे. मनकांडे से मुलाकात की। इस दौरान कर्नल पांडे तंजानिया में मौजूद भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल से भी मिले। भारतीय सेना प्रमुख ने भारत तंजानिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय सेना द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना भी की। चलते और खबर की तरफ, जहां मुजफ्फराबाद पीओजेके में लगे नारे, कहा नीलम हमारी, झेलम हमारी, मुजफ्फराबाद हमारा, मीरपुर हमारा, भांबर हमारा, कोटली हमारा, बाग हमारा, सिद्धुनती हमारा, पुंछ हमारा, हवेली हमारी, कश्मीर हमारा है। ये सभी नदियां पानी कश्मीरियों का है, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं। जी हां दोस्तों, लगातार पीओजेके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीओके की जनता रोड पर उतर चुकी है दोस्तों, और वो लगातार भारत के साथ जुड़ने की बात कह रही है, आर पार जोड़ दो का नारे लगा रही है। लेकिन अब ये नया नारा लगाया है जो हमने आपको बताया, जहां पर क्लियर कहा गया है कि ये सारी चीजें हमारी हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की कतई भी नहीं। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां सीरिया में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने तुर्की के हथियार युक्त ड्रोन को मार गिराया। बता दें, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिकी सेना ने तुर्की के हथियार युक्त ड्रोन को मार गिराया, जो उत्तर पूर्व सीरिया में अमेरिकी सुरक्षा बलों के 500 मीटर निकट पहुंच गया था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों का एक दूसरे के खिलाफ किया गया यह दुर्लभ मामला है। पेंटागन के प्रेस सचिव वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक रेडर ने इसे खेदपूर्ण घटना बताया और कहा कि अमेरिकी सुरक्षा बलों को सुरक्षा के लिए बंकरों में जाना पड़ा, क्योंकि उनके आसपास तुर्की बमबारी कर रहा था। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने तुर्की के अपने समकक्ष से बात की और क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई की अमेरिकी सुरक्षा बलों या वैश्विक गठबंधन के अभियान को किसी संभावित जोखिम से रोकने के लिए दोनों देशों के बीच निकट समन्वय के महत्व पर जोर दिया। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर लुलु समूह के अध्यक्ष ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री के कारण ही भारत आज विश्व की उभरती शक्ति। जी हां, लुलु समूह ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। लुलु के अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति बन सका है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण ही भारत को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है। 35.5 लाख भारतीय यूएई की अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है, पिलर है। लुलु समूह के अध्यक्ष और एमडी यूसुफ अली एमए ने गुरुवार को अबू धाबी चैम्बर द्वारा आयोजित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अली ने कहा कि यूएई और भारत का लक्ष्य शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति ही है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के नेतृत्व में यूएई गतिशील और दुनिया के उन्नत देशों में शामिल है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां परमाणु बम बनाकर ही दम लेगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान का कौन देगा साथ, अमेरिका, चीन या पाकिस्तान। बता दे, अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो फिर सऊदी अरब भी अगला परमाणु बम हासिल कर लेगा। सितंबर के अंत में एक इंटरव्यू में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि अगर ईरान घोषणा करता है कि उसने परमाणु हथियार विकसित कर लिया है तो फिर रियाद क्या करेगा। जब प्रिंस सलमान से पूछा गया कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो फिर सऊदी अरबिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्या रिएक्शन देगा, क्या रिटेलिएट करेगा, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हमें भी एक लेना होगा। जी हां, इसी महीने ब्रेकिंग डिफेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरबिया इजराइल के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते के हिस्से के रूप में परमाणु ऊर्जा सहायता पर जोर दे रहा है, और सऊदी अरब की इस इच्छा को अगर पूरा किया गया तो मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। ब्रेकिंग डिफेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के तहत पश्चिम द्वारा ईरान को दी गई समान क्षमताओं के साथ एक घरेलू परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अमेरिकी समर्थन मांग रहा है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां उठाया और चूम लिया खालिस्तानियों से इस भारतीय ने बचाई तिरंगे की लाज, बताई पूरी कहानी। बता दें, खालिस्तान चरमपंथियों का एक समूह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान किया। खालिस्तानी नेता गुरचरण सिंह ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर गाय का पेशाब डाला और उसे पैरों तले रौंदा भी। जो लगातार हमारी खबरें देखते हैं उनको ये खबर
पता होगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए अच्छी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी, मगर किसी पुलिसकर्मी ने तिरंगे के अपमान पर कोई एक्शन नहीं लिया। तिरंगे का अपमान देख एक भारतीय नौजवान सामने आया और उसने खालिस्तानियों के सामने न सिर्फ तिरंगे को उनसे छीना बल्कि सबके सामने उसका सम्मान भी किया। नौजवान ने खालिस्तानियों के चंगुल से तिरंगे को कैसे हासिल किया इसके बारे में उसने विस्तार से बताया। इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिंसक भीड़ के बावजूद नौजवान ने खालिस्तानी नेता गुरचरण सिंह के सामने तिरंगे को उठाया और उसे गर्व से लेकर चला गया। दोस्तों, उस नौजवान का नाम सत्यम सुराणा है। पुणे के रहने वाले सत्यम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र हैं। फर्स्ट पोस्ट के दिए इंटरव्यू में सत्यम ने उस घटना की पूरी आप बीती बताई। सत्यम ने कहा, मुझे सचमुच खुशी है कि लोगों का मुझ पर गर्व है। ये तिरंगा ही है जो हम सबको पूरे भारत के एक साथ लाता है। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया, मैंने बस झंडा उठाया और चला गया। इसके बाद से मुझे जो मैसेज और प्रतिक्रिया मिल रही है उससे मैं काफी खुश हूँ। जी हाँ, अब ऐसे में आप लोग भी दोस्तों सत्यम को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस देश प्रेम के लिए मोदी सरकार से सत्यम को कुछ ना कुछ अवार्ड मिलना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का यूएई के अल एतियाद पेमेंट्स के साथ हो गया समझौता। बता दें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय इकाई एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने दोनों देशों के उपभोक्ताओं को तात्कालिक और किफायती सीमा पार लेन देन की यानी ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए बृहस्पतिवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ये लाभार्थी पहचान करता यानी मोबाइल नंबर वीपीए का उपयोग करके घरेलू लेन देन की तरह सहज होगा। समझौते के बड़े फायदों में दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं के लिए तुरंत और किफायती सीमा पार धन प्रेषण की उपलब्धता शामिल है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत से तनाव के बीच 8 सिख युवाओं की गिरफ्तारी। घातक हथियार और गोला बारूद रखने के हैं गंभीर आरोप। बता दें, कनाडा की पुलिस ने ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में 8 सिख युवाओं को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त होने का आरोप है। लोडेड या प्रतिबंधित बंदूक जैसे हथियार या आग्नेयास्त्र रखने के संबंध में 19 से 26 साल की उम्र के 8 युवाओं पर मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान ने धमकाया, पाकिस्तान ने रोका अफगानिस्तान के साथ कारोबार तो तालिबान ने कहा जुबान संभाल कर करो बात। जी हां, अफगानिस्तान के 17 लाख शरणार्थियों को देश से निकालने के फैसले के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और अफगानिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार को रोक दिया है। टोलो न्यूज ने कहा है कि कराची जाने वाले दर्जनों ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया है। टोलो न्यूज के मुताबिक चीन स्थित एसोसिएशन इंपोर्ट्स एंड गुड्स कैरियर्स ऑफ अफगान्स ने कहा है कि अफगानिस्तान के व्यापारियों के करीब 1000 कंटेनरों को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह में रोक दिया गया है। एसोसिएशन के प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए अफगान व्यापारियों को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। अफगानों के चीन स्थित आयातकों और मालवाहक संघ के प्रमुख खान आगा गुलजाद ने कहा कि अधिकांश आयातित सामानों को पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट के माध्यम से रोका गया है, जिनमें कपड़े, टायर और निर्माण सामग्री है। इस बीच कई अफगान व्यापारियों ने कार्यवाहक अफगान सरकार से पाकिस्तान के साथ राजनयिकों के माध्यम से चैनलों के माध्यम से कराची बंदरगाह में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा करने का आग्रह किया। जी हाँ, वहीं राजधानी काबुल में पुलिस एकेडमी के 14वें स्नातक समारोह में बोलते हुए उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इफ्सानी जई ने अफगान शरणार्थियों को अपनी धरती से निकलने के पाकिस्तान के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला पड़ोसी देशों के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सही है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से जुबान संभाल कर बात करने के लिए कहते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी अधिकारियों ने सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया तो द्विपक्षीय संबंध खराब हो जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ गया विवाद। राजस्थान में जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर की गई मांग। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर जेपी नड्डा के खिलाफ राजस्थान में मामला दर्ज करने के लिए जयपुर कोर्ट में अर्जी दी गई है। ये अर्जी राजस्थान कांग्रेस नेता की ओर से दी गई है। अर्जी में जेपी नड्डा के खिलाफ धारा 499, 500 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने राहुल गांधी को दशानन के रूप में दर्शाते हुए एक पोस्टर साझा किया और उन्हें नए युग का रावण करार दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये उसके पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास है, लेकिन पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। भाजपा ने ट्विटर पर कांग्रेस नेता की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि नए युग का रावण यहाँ है, वो बुरा है
है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। दोस्तों, भाजपा के इस पोस्टर को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर पलटवार करते हुए कांग्रेसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाने वाले घटिया ग्राफिक के पीछे वास्तविक मंशा क्या है, इसका स्पष्ट रूप से एक ही मकसद है कि एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है और भड़काना, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों ने की थी जो भारत को तोड़ना चाहते थे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां बिहार की तरह गहलोत सरकार भी करवाएगी जातिगत जनगणना, कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। जी हां, प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनते ही कराएंगी जाति जनगणना। दोनों जगह से दोनों खबरें हमने आपको एक ही खबर में बता दिया है। बिहार की तरह राजस्थान सरकार भी जातिगत जनगणना करवाएगी। कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। सीएम गहलोत ने कोर कमेटी की बैठक के बाद कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग चली, हमने विस्तार से चर्चा की, मुख्य फैसला बहुत महत्वपूर्ण किया है। रायपुर महाधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके आधार पर राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो वहां भी जाति जनगणना करवाएगी सरकार जीतते ही। गांधी वाड्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी फिर सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तब राज्य में बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना करवाएगी। कांकेर जिले के गोविंदपुर में शुक्रवार को नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बात कही थी। अगली खबर की बात करें, जहां योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड पहुंचे, अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होंगे शामिल। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शुक्रवार को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गए हैं। वो शनिवार पूर्वा नरेंद्र नगर में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेजबान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अंतर्राज्यीय संपर्क, बिजली, नदी जल के बंटवारे और सामान्य हितों के अन्य मामलों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को तगड़ा झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला, कोर्ट ने वापस ले लिया अंतरिम आदेश। बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर सचिवालय की याचिका पर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि बंगला का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद चड्ढा का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के मामले में लगाई अंतरिम रोक को हटा लिया गया है। ऐसे में राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता ही है। जी हाँ, इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।